हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। तो आज हमारा मेन फोकस होगा मेथड ऑफ सॉल्विंग पर और कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करेंगे। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन के बाद आने वाला आंसर आपके सामने लिख दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इनको पहले एक बार सॉल्व कर चुका हूं सो दैट हम आंसर उनको लिख देंगे। भाई चलिए मैं आपसे बोलूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक को साथ में लेकर के रखना। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, है ना। तो हमसे कहा गया है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी है, ठीक है ना, जो कि कार में लगी हुई है। लेट्स से ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। क्लियर है। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज 0.4 ओम, ईएमएफ दे दिया 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी हमें 0.4 ओम। इसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यानी कि मैक्सिमम करंट क्या होगा जो उस बैटरी से निकाल सकते हैं। तो हमें आई मैक्स कैलकुलेट करना है। ध्यान देना कि एक चीज हमेशा याद रखो कि इस दुनिया की कोई भी सेल है, इस दुनिया की कोई भी बैटरी है, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, इनबिल्ट है ना। अगर बैटरी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर होगी ही होगी, उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि लेट्स से मेरे पास एक बैटरी है, तो अगर बैटरी है तो इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस तो है। अच्छा, इसके बाद जो है ना बैटरी से मैं कुछ वर्क लूंगा तो इसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स से ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो है आर। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है करंट का वो ये होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। क्लियर है। अब देखो हमें करंट, ये तो बेसिक करंट का फॉर्मूला है। अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या फिर वैसा बोलूं मैक्सिमम करंट के केस में, या फिर मुझे मैक्सिमम करंट कब अचीव हो सकता है, मुझे मैक्सिमम करंट जब अचीव हो सकता है जब ये जो आर है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये 0 हो जाए, तब मुझे मैक्सिमम करंट सर्किट के अंदर मिल सकता है। क्योंकि देखो इस स्मॉल आर को अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस स्मॉल आर को तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर सेल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगी ही होगी। क्लियर है। लेकिन ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतनी छोटी हम कर सकते हैं कि ये जो है आपकी 0 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए। क्लियर है। देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आइडियल केस में आपकी 0 कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आप बिना रेजिस्टेंस के इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट वाला केस बन जाएगा। क्लियर है ना। तो हमने क्या माना कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपकी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गई, तो आई मैक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ई अपॉन आर। ठीक है ना। तो मैक्सिमम करंट हमें अचीव होगा कब, जब हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो ईएमएफ की वैल्यू दी है 12, आर दिया आपको 0.4 ओम। चलिए तो ये यहाँ से हटेगा और यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम करंट मिल जाएगा आपको आई मैक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 30 एम्पियर। क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 3.2 में पढ़ते जाओ साथ में क्वेश्चन को। 3.2 को पढ़ो भैया। इसमें दिया हुआ है ए बैटरी ऑफ ईएमएफ, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। बना लें एक बैटरी है, यहाँ पे रख दो भाई 3.2। इस बैटरी का जो ईएमएफ है, इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो है आपका 10 वोल्ट। क्लियर नाउ। इसके बाद कहा जा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम दिया गया। हाँ जी 3 ओम। नाउ इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर। इफ करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, लेट्स से ये मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसको जो है ना एक रेजिस्टर से कनेक्ट किया गया। रेजिस्टर मतलब एक रेजिस्टेंस है और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आपका 0.5 एम्पियर। क्लियर। समझते जाना है बात को। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, आपसे पूछ रहा है इस रेजिस्टर की वैल्यू, मतलब आपसे इस कैपिटल आर की वैल्यू वो पूछ रहा है। अच्छा, इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज, है ना। तो मतलब टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है आपसे पूछ रहा है V। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है ना। हमेशा याद रखना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाली जाती है। टर्मिनल का मतलब है टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, तो दोनों टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस होगी उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मेन चीज है कि मुझे निकालना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पहले ये निकल जाएगी तो फिर ये फिर निकल जाएगी। क्लियर है। तो देखो इसको निकालना बहुत आसान है कि हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I इंटू आर, मतलब ईएमएफ क्या है,
अंदर वाली में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो अंदर वाली की रेजिस्टेंस है स्मॉल आर तो आई आर, और बाहर वाले की रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। समझ गए? ईएमएफ का मतलब क्या है कि जब कोई चार्ज पूरी कंप्लीट साइकिल कर लेता है तो आई इंटू आर प्लस यहां से आई इंटू स्मॉल आर। क्लियर है इतनी बात? ये हमारे ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, यहां से भी देख सकते हैं ना, ये हमारे ईएमएफ का फॉर्मूला है। जितने लोगों ने ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखी है उनको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना? बात समझ पा रहे हो? तो YouTube पर सर्च कर लेना ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस बाय अभिषेक साहू, तो जो वीडियो आपको मिलेगी आपके सारे डाउट खत्म कर देगी, है ना? चलिए, और अगर उसके बाद भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप अगर उन स्टूडेंट्स में जो वीडियो देख चुके हैं उसके बाद भी डाउट है ना, तो भी टेंशन मत लेना, जो प्रो चैनल है आपका छोटा भाई वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना? चलिए, तो यहां से देखो आई निकाल दें, आई कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा आपका आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है ना? तो ई अपॉन आई कर दें अगर हम, ई अपॉन आई इज इक्वल टू आर प्लस कैपिटल आर, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ई की वैल्यू कितनी है बोला? ई की वैल्यू है आपके पास 10, आई की वैल्यू 0.5, ठीक है? डिवाइड करोगे ये आपका 20 आ जाएगा, ठीक है ना? स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी है? 3 ओम, 3 ओम प्लस आर, तो 20 माइनस 3 ओम, तो कैपिटल आर की जो वैल्यू आ गई आपके पास कितनी हो गई? 17 ओम, ठीक है ना? चलिए, अब आपसे पूछ रहा क्या? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल, ठीक है? तो क्या बोलोगे? V इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.5 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने निकाल दी 17, तो V इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8.5 वोल्ट। क्लियर है? ईएमएफ है आपकी 10 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका 8.5 वोल्ट। क्लियर है? नाउ इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एक बार इसको और समझ लो। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे सारी चीज़ों को नोट करते जाना, वैसे इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, ठीक है? तो अपन भी बहुत ज़्यादा एनर्जी तो खर्च करेंगे नहीं। क्लियर है? देखो, इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि 3 रेजिस्टेंसेज 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कंबाइंड इन ए सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन? तो आपका 3.3 में डायरेक्ट ही कर देंगे अपन इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम इसकी रेजिस्टेंस हो गई। अच्छा, इसके बाद पूछ रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 12 ओम बैटरी। अच्छा 12, अच्छा इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा है, उसको भी अपन सॉल्व कर देंगे, उसमें भी कुछ नहीं है। ये आपके पास ये है, तीनों को अगर आपने 12 ओम से कनेक्ट कर दिया तो फिर आपको निकालना है कि इसमें करंट क्या होगा और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, है ना? तो करंट निकालना है आपको, तो करंट का तो सिंपल फॉर्मूला होता है भाई, B इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है ना? तो V की वैल्यू कितनी है? 12 दी है, रेजिस्टेंस कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई, तो ये 6, ठीक है? तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो I आ गया आपका 2 एम्पियर, ठीक है? इस क्वेश्चन में आप अगर आगे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, है ना? ये मान लो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। जब करंट आपका I यहाँ से एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, फिर दूसरे रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, फिर तीसरे रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो हम लिखेंगे भाई V1 इज इक्वल टू, सीरीज में करंट कॉमन रहता है तो I इंटू R1, तो कितना हो जाएगा भाई? 2 इंटू R1 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 वोल्ट, ठीक है? V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2, तो आई इंटू R2 की वैल्यू आपका 2, तो हो जाएगा 4 वोल्ट। और इसके बाद आपका V3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 3, हाँ जी, I3 की वैल्यू, I की वैल्यू है 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 6, तो टोटल कितना हो गया भाई? 12 वोल्ट, ठीक है ना? तो V इज इक्वल टू वापस कितना आ गया? 12 वोल्ट। क्लियर है? तो ये आपका बहुत बेसिक सा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा किसमें? ये 3.4 दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन में आपको 3.4 में दिया हुआ है कि इसमें भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, 8th 9th क्लास में हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना? 10th क्लास में। चलिए, तो 3.4 में क्या दिया हुआ भाई आपके पास जो है ना, 3.4 में दिया हुआ 3 रजिस्टर्स हैं आपके पास, 2 ओम 6 ओम, सॉरी 2 ओम 4 ओम 5 ओम कंबाइंड इन पैरेलल, है कि अगर आपके पास ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हैं तो आपको एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है और आपको हर किसी के अंदर क्या निकालना है? करंट निकालना है, ठीक है? सेकंड वाला ये आपका जो है 20 वोल्ट की इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है? इसके दोनों क्वेश्चंस में इस तरह का हमें दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना है, तो इसको तो हमें सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। 1/R इज इक्वल टू 1/2
2 4 5 है ना, 2 4 5, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। क्लियर है? तो यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 20। चलिए, तो 1/r इज इक्वल टू एलसीएम आ गया आपका 20, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ एलसीएम आ गया आपका 20, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 4, तो ये आपका 19/20 आ गया। दैट मीन्स r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20/19। 20/19 आपका आंसर आ जाएगा, ये ओम में आ जाएगी ये वैल्यू। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इसके बाद पूछ रहा है कि आपको जो है ना हर किसी के अंदर करंट निकाल देना है, या फिर कह रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ नेगलिजिबल टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और मतलब आपको हर रजिस्टर में करंट निकालना है और आपको जो है ना पूरी सर्किट में निकालना है। तो पूरे सर्किट के लिए तो आपके पास सिंपल से एक और फॉर्मूला बन ही जाएगा, B इज इक्वल टू आपका I इंटू आर। तो V इज इक्वल टू मतलब I इज इक्वल टू आपका V/R हो जाएगा। तो V की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 20/R की वैल्यू है आपके पास 20/19। तो ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका I इज इक्वल टू 19 एम्पियर, है ना। ठीक है, I इज इक्वल टू आपका 19 एम्पियर आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए, अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है कि टोटल करंट आपको मिल गया 19 एम्पियर, I इज इक्वल टू 19 एम्पियर। इसके बाद आपको निकालना है कि हर किसी में कितना करंट होगा। तो हर किसी के लिए करंट के लिए क्या करोगे आप, सिंपल सा आपको एक काम करना है, बोला I इज इक्वल टू V/R1, फिर इसके बाद I2 इज इक्वल टू V/R2, ठीक है, I3 इज इक्वल टू V/R3। इतनी कैलकुलेशन आपको ये करनी पड़ेगी। V की वैल्यू निकालोगे भाई, V है 20, R1 है आपका 2, तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी 10। V है आपके पास 20 और ये है आपके पास 4, तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी 5। इसी तरह से V है आपके पास 20 एंड रेजिस्टेंस थर्ड वाली है आपके पास 5 एम्पियर, तो ये मिल जाएगी 4। तो टोटल करंट आपके पास वापस से ऐड करने पे मिल जाएगा आपको 19 एम्पियर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया 19 एम्पियर। तो ये हुआ आपका 3.4 क्वेश्चन नंबर 3.4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक बार इसको समझ लो। बहुत सिंपल सा, स्वीट सा, छोटू सा, मोटू सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमने पढ़ा हुआ था कौन सा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ा था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना, थर्मल कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा था, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ जाता है ना। अच्छा, तो हमने फॉर्मूला, अच्छा देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मली बात की जा रही है रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट, है ना, हमारे पास कोई एक हीटिंग एलिमेंट है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है भाई 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, गिवन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टर इज 1.7। ठीक है, तो देखो इसमें क्या देखोगे, आपको दो रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं। पहली रेजिस्टेंस है आपके पास R1 आपको दिया हुआ है 100 ओम, क्लियर है, हीटिंग एलिमेंट का। इसके बाद क्या हुआ कि यहां पर जो है ना टेम्परेचर बढ़ा। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस थी वो इतनी थी। ठीक है, तो आप इसको T1 भी मान सकते हो। कहा जा रहा है आपसे कि टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी जो रेजिस्टेंस हो गई वो हो गई आपके सामने 117 ओम, क्लियर है। और यहां पर दिया हुआ है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दैट मींस अल्फा आपको दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। क्वेश्चन को एक बार फिर सुन लो कि एक हीटिंग वायर है जिसकी वैल्यू है 100 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो भी बदल जाएगी। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस इतनी थी, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस इतनी हो गई। अब टेम्परेचर कितना हो गया T2, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास सिंपल सा, मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो है अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 इंटू मतलब R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन R इनिशियल, दैट मीन्स R1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, चलिए
हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा सॉल्यूशन करना है कि हमें निकालना क्या है, T2, तो बस T2 निकल जाएगा। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 17। R2 की वैल्यू 117 और इसकी वैल्यू 100, और R1 कितना है, R1 है आपका 100, ठीक है, इनटू, चलिए भाई अल्फा आ जाएगा नीचे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू आपके पास 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। क्लियर है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगी तो 10 टू द पावर ये -2 बचेगा, 1.7 से ये ऊपर चला जाएगा तो 17 डिवाइडेड बाय दिस, तो आपका ये हो गया भाई 10। क्लियर है। ये ऊपर चला जाएगा तो आपका ये 10 टू पावर +2 हो जाएगा, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 1000। क्लियर है। तो T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, T1 की वैल्यू है 27, तो चलिए भाई, तो ये हो गया आपका 1000, ठीक है। इसके बाद ये आपका T2 माइनस T2 इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा, 1027 डिग्री सेल्सियस। समझ गए। तो अगर 27 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आपका जो है ना, नाइक्रो में कौन सा वायर है, कोई भी हीटिंग एलिमेंट है जो गिवन है क्वेश्चन में, 27 डिग्री सेल्सियस उसकी रेजिस्टेंस इतनी है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी भाई 117। तो कितना टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा, करीब आपको 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, 1000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो अगर आपसे T2 माइनस T1 भी पूछ लिया जाए या पूछा जाए टेम्परेचर डिफरेंस, तो कितना बता दोगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, T2 माइनस T1 की जो वैल्यू आ गई थी वो आ गई थी 1000 ओम। क्लियर है। तो ये सिंपल क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है इसको पढ़ो, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 3.5, ठीक है। आप देखो 3.6 को एक बार अच्छे से पढ़ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3.6 में क्या दिया हुआ है कि ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, ठीक है ना। तो देखो यहां पर दिया हुआ है हमें कि एक नेग्लिजिबली करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, है ना। एक लेंथ दी हुई है L इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। नाउ इसके बाद कह रहा है आपसे एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज 6 पॉइंट, तो मतलब आपको एरिया भी दे दिया 6.0 × 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन 5 ओम, रेजिस्टेंस दे दी आपको 5 ओम। क्लियर है। नाउ आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब आपको बस रेजिस्टिविटी निकालना है। तो अब मैं इसको तो सॉल्व करा के नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हमने पढ़ा है ना R इज इक्वल टू ρL/A, वैल्यूज पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या निकाल, रेजिस्टिविटी निकालना है ना, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RA/L, बस इतना काम आपको करना है। सबकी वैल्यूज पुट करो, रो निकालना है, R की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 6.0 × 10 टू द पावर आपका जो है -7, और ये दिया हुआ है आपका 15। तो होने को तो बहुत कुछ हो जाएगा भाई इससे, ठीक है ना, होने को तो बहुत कुछ हो जाएगा। कैंसिल करेंगे इसको 0.4 आ जाएगा, ठीक है, 5 4 या 20 होता है, तो आपका ये रो इज इक्वल टू 2 × 10 टू द पावर -7 आंसर आना चाहिए इसका, ओम मीटर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना है, कैलकुलेशन चेक कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3.7। अब 3.7 में देखो क्या दिया हुआ है, 3.7 में दिया हुआ है सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ, बात इतनी समझ में आ पा रही है ना, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ समझाने का ही नहीं, ठीक है। 3.7 ए सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। चीजों को समझना, इस सिल्वर वायर है हमारे पास, ये रहा एक सिल्वर वायर, इसकी रेजिस्टेंस है आपके पास कितनी 2.1 ओम, 2.1 ओम का कब है ये रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस आपकी T1 इज इक्वल टू 27.5 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसके बाद जो है ना टेम्परेचर को बढ़ाया गया, तो इसकी रेजिस्टेंस हो गई आपकी कितनी हो गई, रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू 2.7 ओम, 2.7 ओम लगा हुआ है पीछे, ठीक है। और ये रहा आपका टेम्परेचर कितना भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर ये रेजिस्टेंस हो गई इतनी। क्या पूछ रहा है आपसे, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट पूछ रहा है आपसे, तो क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू, सिल्वर के पूछ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन
अपॉन आर इनिशियल मतलब R1 और ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। तो निकल जाएगा अपना ये अल्फा की वैल्यू निकालना है, R2 माइनस R1 करोगे तो 0.6 आ जाएगी, ठीक है। R1 की वैल्यू है 2.1 और T2 माइनस T1 की वैल्यू देखो, T2 माइनस T1 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 82.5, ठीक है ना। T2 माइनस T1 करोगे, ये T2 की वैल्यू है 82.5, डिवाइड करते रहना है इसका, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू ये आंसर आपका आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका 0.00394 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है तेरी बात समझ में आ गई आपको। पर डिग्री सेल्सियस यूनिट समझते हो ना, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे रेजिस्टेंस, तो यूनिट से तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ओम से ओम, ठीक है। अपॉन में क्या है भाई, डिग्री सेल्सियस, तो पर डिग्री सेल्सियस, ये है आपकी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना, 3.8। इसको आप एक बार नोट करो, नोट करो, चेक करो, हाँ फास्ट हटा दें इसको, देखो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो उसका फास्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सेम दिया है, इसको समझने की कोशिश करो, पढ़ लो जब तक इस क्वेश्चन को, बुक को साथ में लेकर बैठा करो। बोला सर बैठे हुए हैं, अदरवाइज बुक को साथ में लेके जो अभी तक ना बैठा होगा ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है ठीक है ना। चलिए भाई, क्योंकि 10-12-15 मिनट तो वीडियो के निकल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एंड अ हीटिंग एलिमेंट इज यूजिंग नाइक्रोम connected to 230 volt supply draws initial current of 3.2 एम्पियर। लेट्स से मान के चलो हमारे पास ये एक हीटिंग एलिमेंट है जो कि नाइक्रोम का बना है ना। हीटिंग एलिमेंट मतलब जो आपके जो हीटिंग कॉइल्स वगैरह होते हैं वो नाइक्रोम को बना है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन आपको दी हुई है कि इनिशियली इसमें जो है ना 3.2 एम्पियर करंट फ्लो होता है। देखो सप्लाई है, इसको 230 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, 230 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, दैट मीन्स ये क्या है भाई V। अब इनिशियली इसको जो है ना, इसको करंट मिलता है इनिशियली 3.2 एम्पियर का, विच सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड। इसके बाद ये करंट सेटल हो जाता है 3.2 सेकेंड तक, 3.2 एम्पियर करंट चलता है, और उसके बाद जो है स्टीडी करंट 2.8 एम्पियर का जाता है, ठीक है ना। मतलब एक बार करंट फ्लो हुआ 3.2 एम्पियर का, और उसके बाद हमेशा आपका जो है ना 2.8 एम्पियर करंट फ्लो होता रहा, 2.8 एम्पियर करंट फ्लो होता रहा। क्लियर। नाउ आपसे पूछ रहा है कि इसमें ये बताओ कि द हीटिंग एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर, ठीक है, व्हाट इज द स्टीडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। आपसे देखो ये करंट आपको कब मिल रहा है, ये करंट आपको मिल रहा है स्टीडी स्टेट में। कब मिल रहा है, स्टीडी स्टेट में, ठीक है। दैट मीन्स ये सेकंड पोजीशन है। आपसे कहा जा रहा है कि इनिशियली जो रूम टेम्परेचर था वो था आपका इनिशियली आपका जो रूम टेम्परेचर था वो था आपका 27 डिग्री सेल्सियस। क्या लिख रहा हूं मैं, ये 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको निकालना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अरेंज्ड ओवर टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू आपको दी हुई है, अल्फा इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको निकालना है T2। क्या निकालना है, T2 मतलब दूसरा वाला टेम्परेचर। तो फॉर्मूला फिर से वही होगा, लेकिन इस बार थोड़ी सी कंडीशन बदल जाएगी कि हमें यहाँ पर R1 और R2 नहीं दिया, तो यहाँ पे निकाल देंगे भाई R1 का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखो वोल्टेज तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो V/I1, V का 230 वोल्ट अपॉन I1 कितना 3.2, तो पॉइंट से कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे R1 की जो वैल्यू आपके सामने मिलेगी वो हो जाएगी 71.875, 71.875 ये जो है आपकी रेजिस्टेंस R1 आ जाएगी। सिमिलरली आप R2 निकालोगे तो आप यहाँ पे V/I2 करोगे, V की वैल्यू आपके पास 230 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू आपके पास 2.8 एम्पियर। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो R2 की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो होगी 82.14। आप इसको 72 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 72 कर सकते हो, ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है T2, तो बस R1 है आपके पास, R2 है आपके पास, तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से आप निकाल सकते हो फॉर्मूला, बोलो R2 माइनस R1 अपॉन, बोलो फॉर्मूला अपॉन R1 T2 माइनस T1। तो बस खत्म हो गया अपना, T2 माइनस T1 निकाल दो,
यहाँ से फिर निकाल लेना आपका T1 या फिर T2, ठीक है। तो R2 माइनस R1 अगर आप करोगे, R2 की वैल्यू है 82.14, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 72, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 10 मान लें, कितना मान लें, 10 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो 10.1 मान लो इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद R की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है, 72 मान लो इसको। और उसके बाद T2 माइनस T1 तो अपन को नहीं है, और अल्फा की वैल्यू दी है 1.0 मतलब 1.7 10 to the power माइनस 4। क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये T2 की वैल्यू तो अपने पास नहीं है, T1 की वैल्यू कितनी है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो T2 की जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी वो होगी, मैंने खुद ने नहीं लिखी है T2 की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना और T2 की वैल्यू निकाल करके मुझे दिखा देना। क्लियर है तेरी बात, इतना काम तो कर पाओगे ना। T1 की वैल्यू आपके पास 27 है, तो 27 वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना, 27 को साइड भेज देना, आंसर आ जाएगा। देखो मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, सर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो काम आपका 1 घंटे की वीडियो में होना है, 10 क्वेश्चन में आपके जो है ना 2 घंटे भी खत्म हो सकते हैं, 1 डेढ़ घंटा भी खत्म हो सकता है। जब आप बोर्ड पे सॉल्व करते हो, कैलकुलेशन भी करोगे, तो फिर वो भी समझाते हुए करनी पड़ेगी आपकी। या फिर आप ऐसा कहो कि मेरी हैबिट में ये समझाना है, तो समझाते ही कैलकुलेशन फिर मैं उसकी कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हटा दो इसको, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़िया दिया हुआ है इसमें, मतलब आपको जो ना किरचॉफ लॉ लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, करंट निकालना है आपको हर ब्रांच के अंदर। अब देखो मैं आपको एक ज़रूरी और बहुत ज़रूरी बात बताऊं कि भाई इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए ना, और किरचॉफ लॉ तो मैंने बहुत ज़्यादा कराया है। किरचॉफ लॉ मैंने बहुत ज़्यादा कराया है ना, काफ़ी सारी वीडियोस किरचॉफ लॉ के ऊपर आई हैं। क्लियर। तो अगर आपने ना की हो, अगर बहुत सारे क्वेश्चन किरचॉफ लॉ के ऊपर ना किए हो, तो उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। क्लियर है ना। यूट्यूब पे लिख देना किरचॉफ लॉ बाय अभिषेक साहू, ठीक है। और उसके बाद जो लेटेस्ट वीडियो है उसको देखना, आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएंगे। आप जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं वो इसमें बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल पूरी एक्सपेक्टेशन है मेरी कि आप जो है ना इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको दिया गया है एक रेजिस्टेंस, बीड स्टोन ब्रिज की कंडीशन बना के दे दी, ये एक दूसरी रेजिस्टेंस, ये एक तीसरी रेजिस्टेंस, ये एक चौथी रेजिस्टेंस। इसके बाद वैल्यूज दे दी आपको 5 5 5 5 5 5। क्लियर है। और ये वैल्यू दे दी आपको 10 10। और ये कनेक्ट कर दिया आपसे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है, ये 10 वोल्ट, चलिए ये 10 वोल्ट और ये 10 ओम। आपको निकालना है हर ब्रांच में करंट, हर ब्रांच में करंट निकालना है। तो बस वो करंट तो हम नहीं आपको निकालेंगे, हम आपको दिखाएंगे मेथड क्या है और करंट की वैल्यूज आपको निकाल के देंगे। क्लियर है। देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो किरचॉफ लॉ को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करें भाई, करंट यहाँ से पास होगा, लेट्स से ये करंट पास हुआ यहाँ से आई करंट गया, इसको यहाँ पे 2 रास्ते मिल गए। कितना, आई करंट यहाँ पे गया, इसको यहाँ पे 2 रास्ते मिल गए। ऊपर चला गया लेट्स से I1, ये सभी वैल्यूज ओम में है, नीचे चला गया I2। ये करंट यहाँ पर पहुंचा I1, यहाँ पहुंचा I1, और इसके बाद I1 का ये रहा, चलो I1 का छोटा सा पोर्शन I3 नीचे आ गया, और यहाँ पे फिर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा I1 माइनस I3। क्लियर है। तो I1 माइनस I3, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया I3, यहाँ पे आया I3, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या चला आ रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा था यहाँ से I2, तो ये I2 ये I3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 प्लस I3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा I1 माइनस I3, तो यहाँ पर ये I1 माइनस I3 और I2 प्लस I3 मिल जाएंगे, I1 माइनस I3 और ये आपका I2 प्लस I3, ये दोनों मिल जाएंगे। तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आया था, नीचे आ जाएगा I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I1 और I2 ने मिलकर ही क्या बनाया था, करंट I। तो आप इसको I भी बोल सकते हो कि भाई यहाँ से I निकला और वापस बैटरी में I चला गया। तो जब बैटरी से जितना करंट निकले उतना ही करंट चला जाए, तो समझ लेना कि हमने जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो एकदम सही है, ठीक है। हमें निकालना है हर ब्रांच के अंदर करंट। तो जिस तरह से उन्होंने नाम लिखे हुए हैं बुक में, हम उसी तरह से नाम लिख देते हैं इसके अंदर। तो ABCD है ना, मतलब सिंपल ही नाम दिया हुआ है। तो ABCD
किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो किरचॉफ लॉ हमसे क्या कहता है कि भाई आप कोई भी लूप पकड़ लो, तो हमने कहा भाई एक लूप पकड़ लेते हैं सबसे पहले ये वाला, ठीक है, ये वाला। हम क्या करेंगे कि जो हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन, कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर दोनों डायरेक्शन सेम है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव साइन लेंगे। तो हम देखो कहां से कहां तक चले, हम चले पहले इन लूप ए बी डी ए में हम वर्क करेंगे। तो हमने कहा कि हम चलते हैं करंट की डायरेक्शन ले ली इस तरह से, ठीक है, ये यहां से यहां, मतलब ये हमारे घूमने की कैलकुलेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। ए से लेके बी तक करंट फ्लो हो रहा है कितना, I1 करंट फ्लो हो रहा है किस रेजिस्टेंस से, मतलब 10 ओम वाली रेजिस्टेंस से, तो I1 × 10, ठीक है। हम भी चले ए से लेके बी तक, करंट भी फ्लो हो रहा है आपका ए से लेके बी तक। इसके बाद हम आ गए बी से लेके डी तक, करंट भी फ्लो हो रहा है बी से लेके डी तक, तो साइन पॉजिटिव लेंगे। तो इस बी डी ब्रांच में कौन सी रेजिस्टेंस है, मतलब 5 ओम वाली, कौन सी, 5 ओम, 5 × I3, क्लियर। इसके बाद देखो हम चल रहे हैं अब डी से लेके ए तक और करंट फ्लो हो रहा है उल्टी डायरेक्शन में, हमारी डायरेक्शन है डी टू ए, करंट फ्लो हो रहा है ए टू डी, ठीक है, तो माइनस साइन लगा दिया। इसके बाद देखो करंट कितना फ्लो हो रहा है, बोला I2, तो I2 करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस कितनी है, बोला 5, तो ये हो गया आपका 5 × I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि एक क्लोज्ड लूप के अंदर जो चेंज इन ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम क्या होता है भाई, केवीएल के अकॉर्डिंग 0, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट हो गई, क्या हो गई, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आते हैं भाई सेकंड लूप पे बात करेंगे। तो सेकंड लूप हमसे कहता है कि इस तरह से कैलकुलेशन की डायरेक्शन ले लो, लाइक बी सी डी बी, ठीक है, इन बी सी डी बी। जब हम बी से लेके सी तक चलते हैं फ्रॉम बी टू सी, तो देखो कौन सी हमें रेजिस्टेंस मिलती है, बोला 5 × करंट कितना, I1 - I3, ठीक है। करंट भी सेम डायरेक्शन में है और हम भी चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव साइन हमने इसके आगे लगा दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे अभी कोई साइन नहीं, यहाँ पे देखो हमें जाना है बी सी डी बी, सी टू डी हमें जाना है और करंट फ्लो हो रहा है डी टू सी, मतलब ऑपोजिट, तो माइनस साइन लगा दिया आपने, माइनस। करंट फ्लो हो रहा है आपका I2 + I3 और रेजिस्टेंस है आपकी 10 × I2 + I3, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो यहाँ पर हमें जाना है डी टू बी, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है नीचे की साइड, तो हमने माइनस साइन लगाया और यहाँ पे लिख दिया आपका 5 × I3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन यहाँ पे बनेगी जिसमें ये वाली रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगी। देखो अब हमें क्या करना है, फिर से हमें अपनी कैलकुलेशन की डायरेक्शन को यहाँ पे इस तरह से रख देते हैं कि भाई ABCD, और यहाँ पे ले लो आप ADC, ये हो जाएगा आपका E, और इसको ले लो F, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना, यहाँ से आप इसको ले लो भाई, चलिए आप इसको एक काम करें, ये आपका I1 + I2, इसको भी ले लो I1 + I2, क्योंकि देखो I का मतलब क्या होता है, I1 + I2, ठीक है। ऐसा इसलिए कर लिया कि आपको जो है ना I1 I2 I3 में ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज फोर्थ वेरिएबल, फोर्थ टर्म और आ जाता I1 I2 I3 के अलावा I, ठीक है ना। चलिए बात समझ पा रहे हो, हमने क्या किया, कहां से कहां तक सॉल्व करें, तो एक काम करते हैं, लूप कंसीडर कर लेते हैं आपका A D C E F A, लिख दें यहाँ पे इन लूप A D C E A D C E A D C E F A। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो रही है? लूप का मतलब समझते हो, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर खत्म, A D C E F A, ठीक है। अब देखो A से लेके D तक चलते हैं, लेकिन इससे पहले हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन को कवर करते हैं, ठीक है। हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हम लेते हैं, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, क्लियर है। हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन होगी यहां से लेके यहां तक, इस तरह से, ठीक है, यहां से, ठीक है। चलिए भाई नाउ अब देखो ध्यान से, ये हमारी कैलकुलेशन डायरेक्शन है। नाउ हम चलते हैं E से लेके F तक, E से लेके F तक, या फिर कहां से स्टार्ट करें, A से D तक चलते हैं। नाउ A टू D, देखो हमारी कैलकुलेशन डायरेक्शन भी क्या है कि भाई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, हम चले A से लेके D तक, ये रहा D, A से लेके D तक चले, और करंट भी कैसे फ्लो हो रहा है, A टू D, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 5 × I2,
दोनों की डायरेक्शन सेम, तो ठीक है। हम चलते हैं डी से लेके सी तक, ए डी सी, डी से लेके सी तक हम चले और करंट भी फ्लो हो रहा है फ्रॉम डी टू सी, तो सही बात है, ठीक है। पॉजिटिव साइन ले लो, मतलब पॉजिटिव साइन, और ये हो गया आपके पास 10 इंटू I2 प्लस I3, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। नाउ इसके बाद हम चलेंगे सी से लेके ई तक, तो सी टू ई में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इसके बाद ई से लेके एफ तक जाएंगे, तो अब हमारे रास्ते में आ रही है एक बैटरी, क्लियर। तो बैटरी का मतलब कैलकुलेशन करते समय बैटरी का जो टर्मिनल हमें पहले पड़ता है उसके हिसाब से हम साइन लेंगे। अगर आगे बढ़ते हुए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमारे रास्ते में आया है तो हम क्या करेंगे, बोले नेगेटिव साइन लेंगे। अगर आगे बढ़ते में अगर हम वहां से आ रहे होते यहां से, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारे सामने पहले पड़ता तो हम पॉजिटिव को लेंगे, क्लियर है। तो अभी देखो हम कहां से आ रहे हैं, प्लस सी से ई बढ़े, अब ई से एफ जा रहे हैं, तो ई से एफ की ओर जाते हुए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है हमारे पास, तो हमने इसको ले लिया -10, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़े और यहाँ से देखो, यहाँ से आप आगे बढ़ोगे और 10 ओम की एक और रेजिस्टेंस है। हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन भी है आपकी ई से लेके एफ तक, और करंट भी उसमें ऐसे फ्लो रहा है ई से लेके एफ तक, ठीक। कितना करंट है, I1 प्लस I2, कितना करंट है, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 हमने क्यों लिया, I क्यों नहीं लिया, तो हम चाहते थे कि I1 I2 I3 में ही हमारी तीनों इक्वेशन बने, कोई चौथा वेरिएबल I ना आए, क्लियर है। तो हमने क्या कहा, क्योंकि जितने ज्यादा वेरिएबल आएंगे उतनी ज्यादा इक्वेशन फिर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इंटू, ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0। नाउ अब हमें करना है वैल्यूज निकालनी है I1 I2 I3 की, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3.10 में क्या दिया हुआ है इसको समझने की कोशिश करो। देखो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, तो उस मीटर ब्रिज में ये लिखा हुआ है कि लेट से पहले, सबसे पहले हम एक मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर बना लें कि ये तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस होती है जो कि नोन रेजिस्टेंस है, और लेट से हमारे पास ये एक दूसरी रेजिस्टेंस है, ये बना दी हमने यहाँ से ये, और ये आपके पास फिर से एक कॉपर स्ट्रिप लगी होती है इस तरह से, तो हमने ये कॉपर स्ट्रिप लगा दी, क्लियर है ना। नाउ अब देखो यहाँ से हम समझते हैं कि जो भी करंट है वो दो तरह से डिवाइड होता है। कुछ करंट जो है आपका यहाँ से मतलब बैटरी लगाते हैं हम नीचे, तो ये आपका ये हो गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया कुछ इस तरह से, और ये आपका जॉकी हो जाता है, ठीक है ना। तो करंट आपका कुछ आएगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ करंट यहाँ आएगा। तो हमने कहा कि हमारे पास दो रजिस्टर, ये मैंने आपको एक बेसिक सा और बहुत बेकार सा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है ना। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, आप तो बस इस पर ध्यान दो कि हम करना क्या चाहते हैं। हम सिंपल इतना करना चाहते हैं कि ये हमारा होता है R और ये होता है S। लेट्स से दिस S इज अननोन रेजिस्टेंस, ये S क्या है, ये S है अननोन रेजिस्टेंस। नाउ आपको दिया हुआ है कि आपके पास जो है ना बैलेंस पॉइंट मिलता है आपको 39.5 सेंटीमीटर पे। हमने देखा कि जब इसमें हमने जॉकी को स्लाइड किया, जॉकी को स्लाइड करने पे हमें बैलेंस पॉइंट मिलता है L इज इक्वल टू 39.5 सेंटीमीटर पे, क्लियर है। बैलेंस पॉइंट का मतलब है कि हमने जॉकी को स्लाइड किया और एक ऐसे पॉइंट पर आ गए कि जब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो पॉइंट हमें कब मिला, 39.5 सेंटीमीटर पे। उसके बाद दिया हुआ है हमें when the resistor of y is when the resistance of y is 12.5 ohm, है ना। देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि ये जो आप ऐसा मान के चल सकते हैं, ये रहा आपके पास x और ये रहा आपके पास y। इस y की रेजिस्टेंस दी हुई है 12.5 ओम, तो आपको पहले x की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू एक्स, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, इंटू एक्स, तो y की वैल्यू हमें दे दी गई 12.5 इंटू L की वैल्यू आपके पास 39.5 इंटू कर दिया आपने 100 माइनस L अपॉन में आ जाएगा ये, तो 100 माइनस L आप अगर इसको अपॉन में लेकर के आओगे तो आपका ये अप्रॉक्स 60.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60.5, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में है x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8.16, ठीक है ना। x को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, ये इसमें दिया हुआ है 8.16, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है ओम में,
ठीक है, रेजिस्टेंस है। नाउ इसमें सेकंड पॉइंट आपसे कह रहा है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, ये तो हो गया। वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रेजिस्टर इन ए व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। उसमें ये कह रहा है कि हमने जो है मीटर ब्रिज में ये थिक कॉपर स्ट्रिप लगा के रखी है। तो मतलब ये कॉपर स्ट्रिप लगाने का क्या फंडा है, ये कॉपर की स्ट्रिप्स लगाने का क्या फंडा है। तो याद रखना, कॉपर स्ट्रिप हम इसलिए यूज करते हैं कि कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस होगी। तो जब कॉपर की रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल होगी तो सर्किट में ये जो हमारे पास एक्स की रेजिस्टेंस है, वाई की रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंसेस अनअफेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें एक आंसर मिला, एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। इसके बाद कह रहा है कि डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड, है ना। अगर x और y की वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया जाए, अगर x और y की वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया जाए तो फिर L कितना होगा, तो नया बैलेंस पॉइंट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है ना, मेरे पास फॉर्मूला ये है y इज इक्वल टू 100 माइनस एल, है ना, अपॉन एल, इनटू में आएगा आपका x। ठीक है ना, y की वैल्यू को और x की वैल्यू को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8.16, कितनी हो जाएगी 8.16, जो कि x की वैल्यू थी। इंटरचेंज कर दिया, आप इसको b पॉइंट नाम दें, ठीक है, इज इक्वल टू 100 माइनस एल। क्या करना है, 100 माइनस एल को जैसा कैसा रखो, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 8.16 थी, इंटरचेंज हो गई तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12.5। आप यहां पे लिख देंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग वैल्यूज, आफ्टर इंटरचेंजिंग वैल्यूज। क्लियर है बात, चलिए भाई। तो 8.16 अपॉन 12.5 इज इक्वल टू 100 माइनस एल, है ना, 100 माइनस एल अपॉन एल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका आसान है ना, कि यहां से 8.16 इंटू एल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12.5 इंटू 100 माइनस 12.5 एल, ठीक है ना। तो 8.16 एल प्लस आपका 12.5 एल, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1250। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपका ये आ रहा है अप्रॉक्स 21 एल इज इक्वल टू आपका 1250। ठीक है ना, ये लेंथ होगी आपके सेंटीमीटर में, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा 1250 अपॉन 20 से भी अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाता है अप्रॉक्स 50-60 आना चाहिए। एनसीईआरटी के पीछे इसका आंसर दिया होगा तो उसको अपन चेक कर लेते हैं। 3.10 है ना, 3.10 सही आ रहा है क्या, आपने तो देख लिया होगा अभी तक। 3.10 3.10 60.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, कितना आ रहा है आपका 60.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ ठीक है अपनी, इसको कर लेंगे अपन। नाउ मीटर ब्रिज के बाद अब एक क्वेश्चन अपन को मिलता है 3.11 को करते हैं, लेकिन इससे पहले इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको हटाएं 3.11। देखो अब 3.11 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्टोरेज बैटरी हमारे पास है, स्टोरेज बैटरी है एक, जिसका जो है ना वोल्टेज दिया हुआ है आपको 8 वोल्ट। स्टोरेज बैटरी का मतलब है सेकेंडरी सेल जो चार्ज हो रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो है ना एक इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि ये यहाँ पर जो है ना, ये हमारे पास एक मेन सेल है, ये मेन सेल है, 120 वोल्ट इसका ईएमएफ है। ठीक है, और इसका ईएमएफ है, या फिर मैं बोलूँ इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 8 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है एक हाई रेजिस्टेंस 15.5 एम्पियर की सीरीज में लगाई गई है, जबकि जो है ये हमारे पास जो सेल चार्ज हो रही है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि जब ये चार्ज होगा ये सेल जब चार्ज होगा तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करें कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है कि भाई सर्किट में नेट ईएमएफ कितना होगा। तो ये भी यहाँ करंट फ्लो कराएगा, ये भी यहाँ करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, तो नेट ईएमएफ जो होगा 120 माइनस 8 वोल्ट। तो यहाँ पर जो है 112 वोल्ट इस सर्किट का नेट ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट हम कैलकुलेट करेंगे भाई इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ
अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो सर्किट की रेजिस्टेंस है टोटल 16 ओम, तो 16 अपॉन 12, ये आंसर आ जाएगा आपका 7 एम्पियर करंट फ्लो होगा। नाउ आपसे कह रहा है कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग, तो चार्जिंग के दौरान जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है E प्लस आई आर। E प्लस आई आर हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ड्यूरिंग चार्जिंग। याद रखना कि नॉर्मली हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है B इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, लेकिन अगर रीचार्जिंग की हम बात करें या फिर हम बोलें कि जब हमारी सेल चार्ज हो रही है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, दैट मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा हो जाता है एक सेल की जो चार्ज हो रही है, ठीक है ना। चार्ज कौन सी हो रही है भाई, 8 वोल्ट वाली, प्लस इंटरनल करंट कितना फ्लो होगा भाई इसके अंदर 7, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है इसकी 0.5, क्लियर है। बी हमें कैलकुलेट करना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 8 प्लस 3.5, तो आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू 11.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया, समझ में आ गया आपको ये। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटेंशियोमीटर के ऊपर दिया हुआ है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हमने जो है ना ये 15.5 ओम की जो रेजिस्टेंस लगाई हुई है सीरीज में, इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस ये है कि जब भी किसी चीज के सीरीज में एक हैवी रेजिस्टेंस, एक हाई रेजिस्टेंस लगाई जाती है तो वो एक्सेस करंट को रोकने के लिए लगाई जाती है कि भाई अगर इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी, सर्किट के अंदर एक कम रेजिस्टेंस होगी तो बहुत हैवी करंट आएगा और इस बैटरी को खराब कर देगा। क्लियर इतनी बात। चलिए नाउ यहां पर देखो 3.12 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो 3.12 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट है, इस सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 गिव्स बैलेंस पॉइंट, ठीक है, 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि आपके पास दो सेल हैं, दो सेल, एक सेल का जो ईएमएफ है ये आप हेडिंग बना लें 3.12, आपके पास दो सेल हैं, एक सेल का ईएमएफ है E1 इज इक्वल टू 1.25 वोल्ट, ठीक है। और जब आपने बैलेंस पॉइंट ढूंढा इसके लिए तो आपको बैलेंस पॉइंट मिला 35 सेंटीमीटर पे, 35 सेंटीमीटर पे आपको बैलेंस पॉइंट मिला। इसके बाद आपने दूसरे सेल का बैलेंस पॉइंट ढूंढा जो कि आपको मिला 63 सेंटीमीटर पे, 63 सेंटीमीटर पे, और इस सेल का आपको ईएमएफ पता करना है। तो पोटेंशियोमीटर में अगर आप दो सेल की कंपैरिजन करते हैं ईएमएफ की, तो फॉर्मूला जो आपका होता है वो होता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। फॉर्मूला हमने निकाला हुआ था जब हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा है। तो E1 अपॉन E2, E1 की वैल्यू तो मेरे पास है 1.25, L2 की वैल्यू कितनी है 63 सेंटीमीटर। तो मैं इसको मीटर में ले सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको मीटर में कर लूंगा तो 0.63 आ जाएगा, अपॉन L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L1 की वैल्यू 0.35 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू E2। तो आंसर आ जाएगा इसके बाद आंसर आ जाएगा मेरा 2.25 वोल्ट, 2.25 वोल्ट मेरा ये E2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी 2.25 वोल्ट। क्लियर है। तो इसमें पोटेंशियोमीटर वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद, अदरवाइज वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, जितनी बड़ी वीडियो से मिलना हमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं, मतलब 1 घंटे का रखेंगे, दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इज, चलिए भाई, तो नंबर डेंसिटी कॉपर कंडक्टर में n की वैल्यू दी हुई 3.14, ठीक है। n की वैल्यू, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दी हुई है कितनी भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन की 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नाउ हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, लेंथ दी हुई है 3 मीटर। पूछ रहा है कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कंडक्टर के कितना टाइम लगेगा, तो टी कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें कैलकुलेट करना है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो दिया हुआ है इसमें, दैट मीन्स टी हमें कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। करंट की वैल्यू दी हुई है 3 एम्पियर। तो देखो टाइम हमें निकालना है कि एक कंडक्टर में, ये सारी डेटा हमें दिया हुआ है, एक कंडक्टर हमारे पास, इसके अंदर इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी लेंथ है 3 मीटर,
हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन जो वेलोसिटी है इसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है I इज इक्वल टू NEAVD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा NEA। ठीक है, जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, तो I की वैल्यू जो है आपकी 3 है, N की वैल्यू है आपकी 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, 10 टू द पावर 28, चलिए इंटू A की वैल्यू आपको दी है 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो जो वैल्यू आपके सामने आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होगी आपके सामने 1.1 इंटू 10 टू द पावर -4, 1.1 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। नाउ इसके बाद हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला तो अब मेरे पास है T इज इक्वल टू L की वैल्यू, अच्छा 1 सेकेंड, हाँ जी 3, ठीक है, 3 अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने निकाल दी 10 टू द पावर -4, तो अप्रॉक्स आपका जो टाइम आ जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर +4, है ना, सेकेंड। इतना टाइम आपके पास आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी पता नहीं है, ठीक है, आंसर चेक कर लेंगे। चलिए, तो 3.13 क्वेश्चन नंबर था ये अपना, 3.13, ठीक है ना। तो इस तरह से टाइम की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये था आपका पार्ट 1 NCERT एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। पार्ट 2 आएगा कल, क्लियर है। तो इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे और एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करेंगे और बहुत रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे कि सेम टाइम पर आपको वीडियोस मिले, कोशिश हमारी यही होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।